भारत और शीत युद्ध, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। भारत और शीत युद्ध, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका व सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरते तथा उनके बीच तनावपूर्ण संबंधों ने शीत युद्ध की स्थिति को जन्म दिया। दोनों एक दूसरे की निंदा करने लगे। दोनों के बीच परस्पर घृणा, संदेह व द्वेष की प्रवृत्तियां उभरने लगी, जिस पर विचारधारा का आवरण डाला गया। यदि सोवियत प्रधानमंत्री स्टालिन ने समाजवाद की दुहाई देते हुए अन्य देशों में क्रांति का निर्यात, समाजवाद का विस्तार करने का प्रयास किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उदारवाद या लोकतंत्र की दुहाई देते हुए लाल विस्तारवाद को रोकने का निश्चय किया। इसीलिए दोनों महाशक्तियों ने अपने सैनिक गुट बनाए तथा अन्य देशों को विशाल सैनिक व आर्थिक सहायता देकर अपने गुट में खींच लिया। 2 सितंबर 1946 को भारत ने अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, जिसमें नेहरू ने विदेश मंत्री का पद संभाला। उस समय शीत युद्ध की लहर का सूत्रपात हो चुका था, अतः नेहरू ने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया कि भारत ऐसे संघर्ष से दूर रहेगा, किंतु वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान करेगा। 7 सितंबर 1946 को अपने रेडियो वक्तव्य में उन्होंने कहा, यह सड़क के बीच की नीति नहीं है, यह सकारात्मक व रचनात्मक नीति है। जब हम कहते हैं कि हमारे विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की है, तो हमारा तात्पर्य दो विरोधी महाशक्तियों के सैनिक गुटों से दूर रहने की नीति है। यह परिपूर्ण नीति नहीं है, बल्कि नीति का एक अंश है। इसका आशय है शीत युद्ध से दूर रहना, लेकिन सभी देशों के साथ शांति बनाए रखना, निशस्त्रीकरण करना, स्वतंत्रता, समानता व सहयोग के लिए संघर्ष करना भी इसी नीति के अंतर्गत आता है। शुरू में इस नीति का अर्थ भ्रम का विषय बन गया। इसे संन्यास, एकात्मवाद, निष्पक्षता, गैर आबद्धता, एक पक्षवाद आदि का प्रत्यय समझा गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम युद्ध या शीत युद्ध में किसी के साथ नहीं हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग में सभी के साथ हैं। दोनों महाशक्तियों ने यही धारणा बनाई रखी कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे खिलाफ है। सोवियत नेता स्टालिन ने इसे अमेरिका की ओर झुकाव कहा, तो अमेरिकी विदेश मंत्री डलेस ने इसे अनैतिक नीति कहकर निंदित किया। किंतु कोरिया की लड़ाई 1950 के समय इन नीति का अर्थ स्पष्ट हो गया, जब भारत ने संघर्षरत दोनों पक्षों की आलोचना की तथा वहां संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा के प्रयास में अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी। चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, इसलिए जब 1 अक्टूबर 1949 को वहां साम्यवादी शासन स्थापित हुआ, तो भारत ने उसे तुरंत कूटनीतिक मान्यता देकर अपने अच्छे संबंध स्थापित किया। 1954 में के प्रधानमंत्री
चाउ ने भारत की यात्रा की तथा दोनों देशों के बीच मित्रता का व्यापार की संधि हुई, जिसकी प्रस्तावना में 5 सूत्र लिखे गए जिन्हें पंचशील कहा गया। ये सूत्र हैं: पहला, एक दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखंडता का आदर करना। दूसरा, आक्रमण न करना। तीसरा, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, समानता व परस्पर लाभ। तथा पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। भारत अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलता रहा। जब 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिका के सैनिक गुट सीटों में प्रवेश किया और अगले वर्ष वह बगदाद संधि में भी शामिल हो गया तो भारत ने इसकी निंदा की। लेकिन चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद पैदा किया। उसने तिब्बत अधिग्रहण के उपरांत कश्मीर में लद्दाख तथा वर्तमान अरुणाचल प्रदेश को चीन में मिलाए जाने का आग्रह किया, जिसे भारत ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके हमारी कुछ पहाड़ी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में भारत को दोनों महाशक्तियों से सैनिक सहायता लेनी पड़ी, जिसे किसी भी अर्थ से गुटनिरपेक्षता की नीति का त्याग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सहायता दोनों महाशक्तियों से निशर्त की गई। चूंकि अमेरिका का रुख पाकिस्तान की ओर झुका था, इसलिए भारत को सोवियत संघ की ओर अपना झुकाव बढ़ाना पड़ा। इसीलिए भारत ने 1956 में हंगरी तथा 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप की निंदा नहीं की। मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में क्रांति हो गई। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का स्वतंत्र गणराज्य स्थापित किया। तब पाकिस्तानी सेनाओं ने वहां हत्याकांड किया, जिसकी वजह से लाखों पीड़ित लोग भारत में घुस आए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बार बार आग्रह के बावजूद राष्ट्रपति याहिया खान ने इस नरसंहार को नहीं रोका। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अगस्त 1971 में भारत व सोवियत संघ के बीच शांति, मित्रता व सहयोग की संधि हुई, जिसने दिसंबर 1971 की लड़ाई में अपने सकारात्मक परिणाम दिखाई। इस संधि को भी गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे भारत सोवियत सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ। शीत युद्ध से दूर रहने के लिए भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सफल बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1983 में नई दिल्ली में 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दक्षिण एशिया के देशों के बीच मित्रता व सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय संगठन दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना की।
भारत ने दोनों महाशक्तियों के सैनिक गुटों तथा शस्त्रों की होड़ की कड़ी निंदा की, निशस्त्रीकरण पर बल दिया। इसीलिए भारत ने 1963 की पाक्षिक या सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए, किंतु उसने 1970 की परमाणु अप्रसारण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि यह विभेदनकारी है। केवल 5 बड़े देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन व रूस को परमाणु शक्ति बने रहने का पक्षधर है। अन्य कोई देश अपनी परमाणु शक्ति का विकास नहीं कर सकता, लेकिन भारत का यह आग्रह है कि शांतिपूर्ण या रचनात्मक कार्य के लिए परमाणु परीक्षणों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसीलिए 1974 और 1998 में भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके अपने को परमाणु ऊर्जा संपत्ति देशों में शामिल कर लिया। शीत युद्ध से दूर रहने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता का मार्ग चुना। इसका नकारात्मक पक्ष था कि महाशक्तियों के सैनिक गुटों से दूर रहा जाए। इसीलिए भारत किसी महाशक्ति के सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ तथा जब 1954 में पाकिस्तान अमेरिका की सीटों में शामिल हुआ तो भारत ने अपने कड़ी आपत्ति दर्ज की, लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति का सकारात्मक पक्ष भी था कि दोनों महाशक्तियों से अच्छे संबंध बनाए रखे जाएं। इसीलिए भारत ने अमेरिका व सोवियत संघ से निकट संबंध बनाए रखे। यह दीगर बात है कि अमेरिका के पाकिस्तान की ओर झुकाव के कारण भारत को सोवियत संघ की ओर अपना झुकाव बढ़ाना पड़ा। भारत ने विश्व शांति के लिए अपना सहयोग दिया तथा दोनों महाशक्तियों के निशस्त्र वित्तीय सहायता भी ली। उदाहरण के लिए जब 1950 में कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही की गई तो भारत ने अपनी सैनिक टुकड़ी दी तथा जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत ने दोनों महाशक्तियों से सैनिक सहायता प्राप्त की। इस संदर्भ में भारत की विदेश नीति के निम्न बिंदु उल्लेखनीय हैं। पहला, भारत ने दोनों महाशक्तियों के सैनिक गठबंधनों की निंदा की। दूसरा, भारत किसी महाशक्ति के सैनिक शिविर में शामिल नहीं हुआ। तीसरा, भारत ने शांति स्थापना के कार्य में सहयोग दिया। चौथा, भारत ने दोनों महाशक्तियों से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। पांचवा, भारत ने महाशक्तियों के निशस्त्र सहायता ली। संक्षेप में भारत ने सदैव शीत युद्ध की निंदा की तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग का समर्थन किया। धीरे धीरे इस नीति के निहितार्थ स्पष्ट हुए, जिससे भारत को विश्व में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाने का अवसर मिला। 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया, किंतु अभी भी गुट निरपेक्षता उसकी विदेश नीति का आधार स्तंभ है। यह कहा जाता है कि जब महाशक्तियों के सैनिक गुट इतिहास के पन्नों में चले गए तो
गुटनिरपेक्षता का पदबंध ही अप्रासंगिक हो गया। ऐसा विचार गलत है। इस नीति का मूल ध्येय एक नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था लाना है जो अस्थायी शांति, सुरक्षा व सहयोग के सपने को साकार करे। अतः जब तक यह ध्येय सिद्ध नहीं होता, गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बनी रही। इस प्रकार इस पाठ का एक और टॉपिक भारत और शीत युद्ध यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।